हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास नाइन्थ के लिए। क्लास नाइन्थ के लिए पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, जिसके कुछ खास पॉइंट है जिसे हम देख लें, जो कि सब्जेक्ट में है, सिलेबस में है। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे आइडेंटिफाई करें कि पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है या कुछ और है या नहीं है, जो भी कंडीशन वो देखेंगे हम। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, डिग्री देख लेंगे क्या है डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये पता है, लेकिन हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स टर्म है उनके कोफिशिएंट क्या होते हैं, उनको देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास रहेगा वो एडिशन रहेगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी रहेगा पॉलिनोमियल का। हम लोग एग्जांपल्स के साथ देखेंगे और क्लियर करेंगे कि ये है क्या। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉलिनोमियल। तुमसे कुछ और जो कहूँ तो गुनहगार हूँ मैं, आपके लाइक और सब्सक्राइब का तलबगार हूँ मैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पढ़ाई वाला पर हमारा ये चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास नाइन्थ के लिए। तो दोस्तों पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में कुछ डिफरेंस तो होगा ही। हम लोग पढ़ते रहे, वो एक्सप्रेशन भी कह देते हैं, वो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स विद द साइन ऑफ पॉजिटिव, निगेटिव, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के साइन के साथ बनते हैं। ये होते किस तरह के हैं देख लीजिए बहुत ध्यान से। एक्स स्क्वायर वाई 3x √2 प्लस, ध्यान दीजिएगा √2 के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी देर में, प्लस 12x³ प्लस 4/3, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 2x√3, इसे देखिए 2x√3 प्लस 4/3 √7 प्लस 4, सॉरी √7x प्लस 4, यहाँ पे देखिए √3, यहाँ √3 फिर से देखने वाली बात है। उसके बाद 2x² प्लस y² प्लस xy। आप जब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख रहे हैं तो आपको ये ध्यान होगा कि इसमें y भी वेरिएबल टर्म के रूप में है, x भी वेरिएबल टर्म के रूप में है। अब बेसिकली हम पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं कि पॉलिनोमियल जो है एक वेरिएबल को बेसिक मान करके उसी के बेसिस पर पूरा की पूरा टर्म एक चलता है, एक पॉलिनोमियल फ्री बनता है, एक पॉलिनोमियल क्रिएट होता है, तो वो एक फिक्स वेरिएबल पे होता है। लेकिन यहाँ पर हमें x भी मिलता है, y भी मिलता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन होते हैं उसमें आप इरेशनल नंबर को रख सकते हैं। यहाँ पर x⁻⁻1 वगैरह हो सकती है, लेकिन जब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। ये बात ध्यान देने वाली है कि पॉलिनोमियल में ऐसा कभी नहीं होता कि इसके, मान लीजिए कोई px का पॉलिनोमियल है जिसमें रूट रहेगा, वो भी रूट के अंदर x होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। px होगा तो अंडर में कभी भी उसके अंदर रूट में x नहीं होगा। हाँ, x² होगा तो रूट के बाहर आ जाएगा, वो रूट के बाहर कहलाएगा, लेकिन x की पावर ऐसी कोई नहीं होगी जो कि रूट के बाहर पूरी ना आ सके, तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। चलिए पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं अब, ताकि हम लोग जल्दी ये चैप्टर क्लियर कर लें, और समझना भी तो है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। द पावर ऑफ वेरिएबल बेस मस्ट बी एन नेचुरल नंबर। द पावर ऑफ ए वेरिएबल बेस यानी मान लीजिए x² प्लस 3x प्लस 7 है, तो हमारा ये जो पॉलिनोमियल बना वो x बेस का है, वो x पर बना हुआ है। तो x की पावर कभी भी हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए। 2 रहे, 1 रहे, 4 5 6 7, 100 200 भी रहे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग को जो पावर चाहिए वो नेचुरल पावर ही होनी चाहिए px में x की। ठीक है। फिक्स नंबर ऑफ टर्म, इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है फिक्स होता है, कभी भी इनफाइनाइट तक नहीं जाता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अगर कभी हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं तो पॉलिनोमियल को जब हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे हमने यहाँ पे x² लिखा, फिर 3x⁻1 लिखा, फिर 7 लिखा, 7 के पास जो x की पावर है वो 0, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस हम लिखते ही जा रहे हैं, पावर ख़त्म नहीं हो रही, हम चलते ही जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टर्म्स मस्ट बी अ रियल नंबर। कोफिशिएंट ऑफ द टर्म वेरिएबल टर्म, इसमें हमने देखा कि x है, x का जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट मतलब ये नंबर CO कोफिशिएंट,
यानी एक्स से जो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पर, चाहे वो एक्स स्क्वायर से हो चाहे एक्स से हो, वो सारे के सारे नंबर एक रियल नंबर होंगे, प्योर नंबर, रियल नंबर। ऐसा नहीं कि हम उसे एक इमेजनरी नंबर में फॉर्म कर लेंगे या कुछ ऐसा लिख देंगे कि पॉलिनॉमियल की कंडीशन को फॉलो ना करें। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, आपको पता ही होगा, रियल नंबर हमने पढ़ा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉलिनॉमियल की फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल इज, जनरल फॉर्म जो होती है, आइडियल फॉर्म जिसको कहते हैं, देखिए मैंने जैसा कि अभी बताया कि एक्स टू द पावर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो पहले पावर एन है, एक्स टू द पावर एन, ए यहाँ पर रियल नंबर है, ए वन यहाँ पर रियल नंबर है, लेकिन साथ ही साथ एक्स का कोफिशिएंट भी है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर ए है, यहाँ पर एक्स टू द पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट ए वन है, यहाँ पर एक्स टू द पावर एन माइनस टू का कोफिशिएंट ए टू है। इस पर ध्यान दीजिएगा। कोफिशिएंट ए नॉट, ए वन, ए टू, ये सारे के सारे कोफिशिएंट हैं जो कि रियल नंबर में रहेंगे, ये रियल नंबर के ही होते हैं। और एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ये धीरे धीरे करते करते डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते जाते एक्स टू द पावर ज़ीरो तक ले आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक्स टू द पावर ज़ीरो की जगह हम वन लिख सकते हैं, और ए एन मल्टीप्लाई बाई वन मतलब सिर्फ ए इन ही होगा, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती कि एक्स टू द पावर ज़ीरो लिखा ही जाए। देखिए फिर एग्जांपल में, जैसे ए एक्स टू द पावर फोर, बी एक्स टू द पावर थ्री, सी एक्स टू द पावर टू, डी एक्स टू द पावर वन और ई एक्स टू द पावर यहाँ पर जीरो होगा, जिसको लिखा नहीं गया है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर एक्स टू द पावर हाईएस्ट पावर यहाँ फोर है, फिर उसके बाद थ्री है, फिर टू है, फिर वन है। तो इस तरह से हम पॉलिनॉमियल की डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखते हुए जा रहे हैं। ये हमारा पी एक्स है, ध्यान दीजिएगा, ये पी एक्स है। अब देखिए आगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, क्या ये पॉलिनॉमियल है? हम लोग पता करते हैं क्या ये पॉलिनॉमियल है। चले देखते हैं क्या इसमें फिक्स टर्म है। हाँ, इसमें बिल्कुल फिक्स टर्म है, इसमें तीन टर्म है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट जा रहा है। फिर देखते हैं क्या इसकी पावर एक नेचुरल नंबर है। बिल्कुल हाँ, इसकी पावर नेचुरल नंबर है। और एक्स के जो कोफिशिएंट है, यानी एक्स का जिससे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर टू से यहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब वन है। तो क्या वो जो मल्टीप्लाइड नंबर है, जो कोफिशिएंट है, क्या वो रियल नंबर है? बिल्कुल है। यहाँ पर टू है रियल नंबर के रूप में, यहाँ पर वन है, मतलब कि ये कोफिशिएंट मतलब कि ये पॉलिनॉमियल है। दूसरे वाले को भी चेक करते हैं। हाँ, इसमें भी सारे के सारे एक्स के कोफिशिएंट रियल नंबर हैं, बिल्कुल सही। एक्स टू द पावर भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ना फ्रैक्शनल है, तो ये भी है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं थर्ड वाले में देखें दोस्तों, यहाँ पर अंडर रूट एक्स आ गया, यानी रूट एक्स का मतलब एक्स एक कंप्लीट पावर के साथ नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की जो पावर है वो 1/2 है, और 1/2 पावर वाले एक्सप्रेशन जो है पॉलिनॉमियल नहीं कहलाते। ये एक्सप्रेशन तो कहलाएगा लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है। दोस्तों ध्यान देते रहिएगा, बारीकी से पहचानते रहिएगा। ये देखिए यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस वन, यहाँ एक्स टू द पावर यानी 1/2 बन रही होगी, तो इस वजह से ये भी हमें पता चल गया पहली नज़र में कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है। इधर भी रूट टू एक्स, रूट थ्री एक्स, ये भी नहीं है। 1/x, देखिए 1/x भी पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 1/x को हम ऊपर लाएंगे न्यूमरेटर के फॉर्म में, तो एक्स टू द पावर -1 बन जाएगा। और हमारी कंडीशन ये है कि एक्स टू द पावर कोई भी हो, नेचुरल नंबर में हो। अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं है। तो इस तरह से ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। एक्स टू द पावर -2, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है -2, तो पावर -2 नहीं हो सकती, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। एक और देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1/x टू द पावर -2, यहाँ पावर -2 है, लेकिन वो डिनोमिनेटर में, अगर हम इसे ऊपर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा x टू द पावर 2, तब ये एक सिंपल पॉलिनॉमियल हमको दिखेगा, यानी कि ये पॉलिनॉमियल है। तो दोस्तों ये है मोटी मोटी पहचान, आइडेंटिफाई करने का तरीका कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है कि नहीं। एक्सप्रेशन तो कोई भी नंबर के साथ हो सकता है, पावर माइनस भी हो सकती है, उसके रियल नंबर जो मल्टीप्लिकेटिव हैं, कोएफिशिएंट, वो भी रियल नंबर या कुछ भी नंबर हो सकते हैं, माइनस में, प्लस में, नेगेटिव में, फ्रैक्शन में, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पॉलिनॉमियल की जो कंडीशन है वो ये है कि पावर हमेशा उसकी पॉजिटिव होगी, जो भी वेरिएबल होगा उसमें, साथ ही साथ फ्रैक्शनल नहीं होगी, और उसमें जो नंबर होंगे, मल्टीप्लाइड नंबर होंगे एक्स से, उसके कोफिशिएंट वो एक रियल नंबर होंगे, और इनकी एक लिमिट होती है कि वो कितने आगे तक जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसके इनफाइनाइट। तो दोस्तों अगला पॉइंट है काइंड्स ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी पॉलिनॉमियल के टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं।
तो यहाँ पर हमारे सामने है पहले मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब वो पॉलिनोमियल जो सिर्फ सिंगल टर्म के। वैसे पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है कि पॉली ढेर सारे टर्म वाले। पॉली का मतलब ही होता है कि ढेर सारा टर्म, पॉली। तो मोनोमियल जो होते हैं उसमें एक टर्म होते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए 2x, 3x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सारे के सारे मोनोमियल है, इसमें बस एक ही टर्म है। लेकिन अगर हम बात करें बाइनोमियल की, बाइन का मतलब होता है दो। जैसे देखिए यहाँ पर दो टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ दो टर्म मिला हमें, 3x प्लस 7, यहाँ दो टर्म मिला हमें। तो इस तरह से ये बाइनोमियल हो गए, इसमें टू टर्म हुए। और ठीक इसी तरह ट्राइनोमियल के बारे में बात कर लें तो ट्राइनोमियल हैव ओनली 3 टर्म्स। 3 टर्म होंगे तभी तो ट्राइनोमियल कहा जा रहा है। तो इसमें 3 टर्म होंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 और ये तीसरा। तो इस तरह से 3 टर्म है, 3 टर्म यानी ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल को सीखने के बाद हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिग्री के बारे में जान लेते हैं कि देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल टर्म होता है उसकी हाईएस्ट पावर को काउंट करके हम लोग बता देते हैं कि यही है। जैसे यहाँ पर देखें हम, एक टर्म, दो टर्म या 3 टर्म, यानी ये ट्राइनोमियल हुआ। अब ट्राइनोमियल में इसकी पावर देख लें, मैक्सिमम पावर कौन से वेरिएबल टर्म की है। यहाँ पर वेरिएबल टर्म है एक्स, यहाँ पर भी एक्स। अब देखते हैं दोनों में से कौन सी पावर हाईएस्ट है। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 3 है, यानी डिग्री कितनी हुई इसकी 3। मैक्सिमम पावर को ही डिग्री कहते हैं। एक्स टू द पावर 10 है, यहाँ पर एक्स टू द पावर 9 है। अब इसमें अगर हम चेक करें कि हाईएस्ट पावर कौन सी है तो हमें पता है कि 10 जो है पावर हाईएस्ट है, इसलिए यहाँ पर डिग्री जो होगी वो 10 होगी। ठीक इसी तरह y टू द पावर 4 2y क्यूब प्लस 7y। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम लोगों को px ही मिले, हर बार पॉलिनोमियल px के फॉर्म में मिले, ज़रूर नहीं। कभी कभी py भी मिल सकता है, pz भी मिल सकता है। बस फ़र्क कितना रहेगा, py वाला y के फॉर्म में रहेगा। देखिए ये u के फॉर्म में है तो मतलब ये pu है। जैसे ये px है, ये py का है इक्वेशन पॉलिनोमियल, तो ये pu का है। यहाँ पर u बेसिस पर, u जो है यहाँ का वेरिएबल है, यहाँ पर y वेरिएबल है। तो देखते हैं y टू द पावर 4, y 2y टू द पावर 3 यानी 2y क्यूब प्लस 7y। अगर इसमें चेक करें तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो जाहिर है हाईएस्ट पावर जो होगी वो 4 होगी। उसके बाद यहाँ पर देख लें u जिसमें है तो u टू द पावर 3, u टू द पावर 7, u टू द पावर यहाँ पे 1 होगी। तो अगर हम देखें हमें पता चल जाता है कि u टू द पावर 7 जो है वो हाईएस्ट पावर है ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल की पावर यानी डिग्री हम सीख जाते हैं कि डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। बस कोई भी पॉलिनोमियल जिस बेसिस पर हो आप उसकी बस डिग्री चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर x बेसिस था, यहाँ पर x का बता दिया कि 3 है। यहाँ पर भी x बेसिस का था तो यहाँ पर x की भी हाईएस्ट पावर ढूंढ लिया, यहाँ पर 10 थी तो यहाँ पर 10 लिख दिया था। इसी तरह ये y बेसिस का था तो y पे पावर हाईएस्ट 4 थी, हाईएस्ट पावर को ही पकड़ते हैं तो यहाँ पर 4 दे दिया। यहाँ पर इसी तरह u की पावर सबसे ज़्यादा 7 थी तो 7 को लिख दिया। तो हाईएस्ट पावर को पकड़िए, वो जो वेरिएबल टर्म हो उसकी हाईएस्ट पावर। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ज़रूरी है, इसी के बेसिस पे तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कोफिशिएंट अगर नहीं पता चलेगा तो हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हमें पता है कि ये सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, एक्स के जितने मल्टीप्लाइड होते हैं यहाँ पर एक्स की पावर 0 होती है, जिसको हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, 1 मान कर चलते हैं कि वहाँ पर 1 है, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर उसकी पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्स टू द पावर ए है, यहाँ पर एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है यहाँ पर बी, और यहाँ पर एक्स टू द पावर 1 है जिससे मल्टीप्लाइड है सी। अब जो बेसिस है यानी ये अगर पी एक्स है, ये पॉलिनोमियल एक्स बेसिस का है, तो एक्स से जो भी नंबर मल्टीप्लाइड होंगे वो कोफिशिएंट कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल टर्म्स जिसके बेसिस पर पॉलिनोमियल बना हुआ है, क्रिएट हुआ है, उससे मल्टीप्लाइड टर्म उसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। यानी यहाँ पर ए कोफिशिएंट है, बी कोफिशिएंट है, सी कोफिशिएंट है किसका, अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, एक्स टू द पावर 1 यानी सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट सी है। इस तरह से हम समझेंगे। तो इस तरह से हमें पता चला एक्स क्यूब का ए, एक्स स्क्वायर का बी और एक्स का सी है। तो ये हमारा क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। अगर इसे देखें, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए देख लें हम, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाइड है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कोफिशिएंट इज इक्वल टू 3 हुआ, क्योंकि हमें पता है ए एक्स प्लस ऐसे रहता है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक कांस्टेंट टर्म है, तो 7 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, इसको नहीं काउंट करेंगे। एक्स क्यूब की पावर जिससे मल्टीप्लाइड है उसको काउंट करेंगे, वो कहलाता है एक्स, यानी ए इज इक्वल टू 3, हमें पता ही है 3 है, देख सकते हैं हम। यहाँ पर बी के प्लेस पर 4 है, तो बी एक्स स्क्वायर, बी के यहाँ पे 4 है तो बी होगा, जैसा कि देखिए हमने देखा है। फिर यहाँ पर जब सी की बात आती है तो सी जो है -3 होगा, क्योंकि हमें तो प्लस सी एक्स पता है, अगर यहाँ पे -3 आया है तो हम मानेंगे सी इज इक्वल टू -3। ये देखिए, चलिए आगे देखते हैं। लेट मान लेते हैं पी एक्स कोई पॉलिनॉमियल है जो एक्स वेरिएबल के टर्म को लेकर बनाया गया है, एक्स बेसिस पर है, एक्स टू द पावर 4 2x स्क्वायर 7x क्यूब। अच्छा, अगर इसमें हम ये भी पूछ लें कि इसकी डिग्री क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे डिग्री? जी हाँ, बिल्कुल सही है, पावर को पकड़ेंगे, पावर हाईएस्ट कौन सी है वेरिएबल टर्म की, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 4 जो है वो उसकी हाईएस्ट पावर है, यही उसकी डिग्री है, तो डिग्री तो 4 हो गई। चलिए अब कोफिशिएंट पकड़ लें। कोफिशिएंट कौन कौन से होंगे इनके? द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, एक्स टू द पावर 4 के कम कोफिशिएंट हमें 1 मिलता है, एक्स टू द पावर 4 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 मिलता है। ये देखिए एक्स स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट -2 होगा, देखिए -2 यहाँ मिस हो गया, -2, इस तरह से ये -2 हुआ। और एक्स क्यूब का जो है वो कोफिशिएंट, यानी एक्स क्यूब से जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो है 7। इस तरह से हमें पता चल जाता है, और डिग्री 4 तो है, इस तरह से हमें पता चल जाता है कैसे कोफिशिएंट पता करते हैं और कैसे डिग्री पता करते हैं, ये दो चीज़। दोस्तों ये वो टॉपिक जिसका स्टूडेंट्स को इंतज़ार रहता है सीखने का, जानने का कि कैसे पता करें, क्योंकि एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल वो जनरल नंबर्स की तरह हम लोग नहीं करते। अगर हमें x प्लस वाई को ऐड करने को कहा जाए तो हम x में y ऐड करेंगे और रिज़ल्ट आएगा x प्लस वाई ही आएगा, या इसे हम y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। कुछ भी मिलता जुलता सा नहीं दिखेगा, बस नंबर जैसे रहता है एज इट इज़ उठा करके रख देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अलग टर्म है, ये बिल्कुल अलग टर्म है, दोनों ही वेरिएबल है। नंबर तो है नहीं कि 2 में 3 ऐड कर दिया 5 लिख दिया, ये नंबर्स नहीं है, ये वेरिएबल है, इसलिए इनको बस ऐसा ही करके लिख देते हैं। तो पॉलिनॉमियल के साथ भी काफ़ी हद तक कुछ ऐसा ही है, जैसे हम चाहें कि एक्स स्क्वायर में 4x ऐड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही लिख कर छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर में 4x मर्ज हो जाएगा आपस में और कोई एक टर्म का सिंगल नंबर बनकर आएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये जो है उसको बोलते हैं अलजेब्रा, ये अलजेब्रिक फॉर्म है। तो अलजेब्रिक फॉर्म में इसी तरह होता है, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के, और यूपी बोर्ड वगैरह हिंदी की बुक्स में जहाँ पर हिंदी की वहाँ पे क ख ग घ होते हैं, तो हम लोगों को उसके बारे में बात नहीं करनी। हम लोग ये समझें कि बस ये ऐड नहीं किए जा सकते हैं जब तक इनकी वैल्यूज़ ना पता हो। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू पता होती 1 होती, y की वैल्यू 2 होती, तो लिख देते हैं 1 2 प्लस इक्वल टू 3, मगर यहाँ पर तो पता है नहीं, इसलिए इसी फॉर्म में लिखा जाता है इन्हें। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ऐड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एक पॉलिनॉमियल है हमारे पास। बात करें कि ये कौन सा पॉलिनॉमियल है, तो हम बता सकते हैं 1 2 3, ये 3 टर्म है, यानी ये ट्रिनोमियल है। एक बात और, अगर इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री यहाँ पर 2 पावर हाईएस्ट पावर 2 है एक्स की, तो हम कहेंगे यहाँ 2 पावर का है, इसकी डिग्री 2 है। इसको भी चेक कर ले, ये भी ट्राइनोमियल है और इसकी भी पावर हाईएस्ट जो है वो 2 है, तो ये भी ट्राइनोमियल हुआ। अब ऐड करते हैं। ऐड करने के बारे में सबसे मेन ये है कि सेम जो होंगे अल्फ़ाबेट पावर वाले, सेम पावर वाले जो अल्फ़ाबेट होंगे उनको ही हम ऐड करेंगे, सेम पावर और सेम बेस, यानी यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है, लेकिन x टू द पावर 2 x टू द पावर 2 दोनों होगी, तभी ये ऐड होकर के 4x स्क्वायर बनाएगा। अगर यहाँ भी x होता, यहाँ भी x होता और यहाँ पर पावर 2 होती, यहाँ पर पावर 1 होती, कभी ऐड नहीं होता, ये कभी ऐड नहीं होता। हमको पूरा लिखना पड़ता एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि पावर यहाँ 1 होती, हम मान के चल रहे हैं, लेकिन अभी पावर नहीं है, अलग अलग सेम है पावर, इसलिए ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं। 3 में 8 ऐड करेंगे, ऐड करना है, पॉजिटिव साइन लगेगा, ठीक है। 8 और 3 को मिलाया तो क्या आएगा, -5 आएगा।
4 और 7 को अगर मिलाते हैं, क्योंकि माइनस है ये प्लस है, आपको साइन प्रॉपर्टी तो पता ही होगी, क्योंकि साइन अगर अलग अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों मिलकर के नंबर्स को माइनस कर देते हैं, नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और साइन उसका आता है जिसके साथ का नंबर बड़ा होता है। देखिए माइनस के साथ का नंबर बड़ा है 8, तो इसलिए साइन माइनस का आया। 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, -3x आया। और इसी तरह से यहाँ पर 3x² और x², यहाँ पर दोनों के ही साइन पॉजिटिव हैं, तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये ऐड होगा, ऐड होकर के 4x² आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 2x³ + 4x² - 7x + 8x। यहाँ पर जो टर्म है कितने हैं, 1 2 3 4, यानी ये 4 टर्म वाला पॉलिनोमियल है जिसमें 4 टर्म है टोटल। और इसमें ऐड करना है a1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें भी 4 टर्म वाले को ऐड करना है। तो हम लोग हमेशा जो नंबर कांस्टेंट होंगे, जैसे कि 7 है इसमें और इसमें 9 है, इनको एक साथ लिखेंगे। यहाँ -9 -7 को एक साथ लिख दिया, x वाली फॉर्म को एक साथ लिखिए 8x, और यहाँ पर भी 8x, तो 8x वाले को और 8x वाले को साथ लिख दिया। उसके बाद देखिए 4x² स्क्वायर वाले हैं क्या, इसमें चेक करते हैं, हाँ है 9x², इसको 4x² के साथ लिख दिया। इसी तरह क्यूब वाले को क्यूब के साथ लिखेंगे, क्यूब है, हाँ है, यहाँ 4x³ है, 2x³ के नीचे 4x³। इस तरह से दोस्तों करने में सेम पावर वालों को एक साथ रखने पर ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। अगर हम अलग अलग इधर उधर कर दें तो हमको पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक भी होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए हमको एकदम स्ट्रेट मिल जाएगा, सीधा सीधा एकदम। तो दोस्तों इस तरह पावर के अकॉर्डिंग पावर सेट करके सामने सामने लिखने पर ईजी हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान आता है। तो हम देखें -7 और -9 ऐड होंगे, जब ऐड करेंगे -7 और -9 तो यहाँ पर आएगा 16, यहाँ पर आएगा 16, क्योंकि 9 7 16 आएगा और माइनस माइनस का साइन तो माइनस ही आएगा। 8 8 16x आया, और 4x² 9x², दोनों ही x² है, तो x² को यहाँ पर लिख लीजिए, और 9 और 4 को जब ऐड करेंगे तो आएगा 13। बिल्कुल इसी तरह x³ और x³ नीचे वापस x³ आ जाएगा यहाँ पर जैसा कि है, और 2 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 6। तो ये हुआ एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन भी इजी है, बस ध्यान देने की बात है। सब्ट्रैक्शन में 9x³, जैसे हमने कहा था कि सेम पावर वालों को एक साथ रखें, यहाँ क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ x⁻²है, यहाँ पर भी x⁻²है। जब ये सामने रहेगा तो करने में आसानी होगी, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसे हम साथ में रखेंगे सामने सामने, जैसा कि बाकी सबों को सेट किया है। 3 और 7 को हम लोग देखिए सब्ट्रैक्ट करते, जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, माइनस का साइन जो होगा वो प्लस बन जाएगा, फिर यहाँ जो प्लस का साइन है वो माइनस बन जाएगा, यहाँ का जो माइनस का साइन है वो प्लस बन जाएगा, और यहाँ जो प्लस का साइन छुपा हुआ है वो बन जाएगा माइनस। देखते हैं यहाँ पे +7 और -3, यहाँ आएगा 4। दोस्तों यहाँ 4 आएगा, गलती हुई है कहीं, लेकिन यहाँ आएगा 4, +2x -7x, यहाँ आएगा 5x। दोस्तों ये एग्जैक्टली 5x होगा, क्योंकि ये साइन चेंज होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 4x² और उसके साथ प्लस साइन के साथ 2x², तो माइनस और प्लस फिर से माइनस होगा, और 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर -2x², ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर 9x³ 4x³, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में से 4 जाएगा, आएगा हमारा 5x³। तो इस तरह से दोस्तों ये हम सॉल्व कर लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर लें। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास हमेशा दो हमारे पास पॉलिनोमियल मिलेंगे। वो हो सकता है 2 टर्म वाले हो, 3 टर्म वाले हो, क्वाड्रेटिक हो सकता है, सिंगल पावर का लीनियर टाइप का भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। तो जो भी हो हमें बस आपस में सारे के सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर मान लें हम सिर्फ यहाँ का सिंगल टर्म लें 2x, तो 2x से x भी मल्टीप्लाई होगा और 2x 4 मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद इस 3 को उठाएंगे और 3 से x को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसी 3 से +4 को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पहले 2x लिख लिया, ये सबसे ईजी वे है, इसमें जल्दी गलती नहीं होती।
अगर इस मेथड को हम अप्लाई करें तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होता, थोड़ा लेंदी दिखता है लेकिन वो करेक्ट आंसर लाता है ये, तो मैं इसलिए ज़्यादा ये मेथड प्रेफर करता हूँ। तो देखिए 2x लिख लिया एक बार और फिर लिख दिया x+4। x+4 को देखिए हमने 2 बार लिखा है, 2 बार लिखा है x+4 को। कैसे लिखा, एक बार 2x के साथ लिखा सिर्फ, और एक बार सिर्फ +3 के साथ लिखा। देखिए +3 के साथ, तो 2x का भी मल्टीप्लाई x+4 में हो गया और +3 का भी मल्टीप्लाई हो गया। इससे जो आंसर आया क्या मिला, 2x² + 8x + 3x + 12। अब ये x वाले टर्म को ये सेम हम ऐड कर सकते हैं, 8 3 11x आ गया, ये 11x हुआ और 2x² + 11x + 12 ये हमारा आंसर हो जाता है मल्टीप्लाई करने पर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लंबा, ये थोड़ा लंबा है, 3x³ + 4x² + 4 मल्टीप्लाई होगा 2x² + 4x + 7 से। जब ये मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो ये लंबा जाएगा। कैसे लंबा जाएगा, तो 3x² लिख लिया + 4x² + 4 लिख लिया, ये लिखा हमने, और उसके बाद दूसरा लिख लिया हमने 2x³ 2x² + 4x + 7। हमने यहाँ पे जो किया वो इस तरह किया कि सबसे पहले हमने 2x² से 4 को मल्टीप्लाई किया, 2x² से पहले 4 को किया, फिर 2x² से 4x² को किया, फिर 2x² से 3x³ को किया। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर के मिलते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम क्या करते थे, पहले 1 से इस साइड से शुरू करते थे, लेकिन नंबर या इसमें हम लोग x² को पहले ले रहे हैं, लेकिन जबकि हम अगर सिर्फ नंबर की बात करें तो हम लोग नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 से 7 को, फिर 1 से 4 को, फिर 1 से 3 को, फिर 6 को पकड़ते हैं, 6 से 7 को, 6 से 4 को, 6 से 3 को, फिर 2 को पकड़ते और नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं और कहते हैं 2 से 7 का, 2 से 4 को, 2 से 3 को। यहाँ पर उसी तरह पहले 2x से, लेकिन हम यहाँ बस लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड से नहीं शुरू कर रहे हैं। तो 2x² को मल्टीप्लाई किया जब 4 से तो मिला हमें 8x², फिर 2x² से हमने 4x² को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2 4 8x⁴। उसके बाद 2x² से हमने मल्टीप्लाई किया 3x को, तो 2 3 6 हो गया और x की पावर ऐड हो गई, 2 3 5, यहाँ पावर हमें 5 मिल गई। पता है ना x⁴ से मल्टीप्लाई होगा अगर x⁴ तो क्या होगा, ये दोनों पावर ऐड हो जाती है, x⁴ + 3 हो जाता है, मतलब x⁴ 5 हो जाता है। यही तरीका है। और डिवीज़न में ठीक इसका उल्टा होता है, अगर हमें x⁴ 2 है और नीचे x⁴ 3 है, तो जब हम करते हैं तो ये x⁴ 2 जो है माइनस हो जाता है x⁴ 3 से। बिल्कुल इसी तरह इसका ठीक उल्टा रहता है, यहाँ ऐड होता है वहाँ सब्ट्रैक्ट होता है। तो ठीक है दोस्तों, दूसरा स्टेप देखते हैं 4x के लिए। 4x का मल्टीप्लाई किया 4 में तो आया 16x, फिर 4x का मल्टीप्लाई किया 4x² में तो 4 4 16, और x से x² मल्टीप्लाई हुआ तो x⁴ 3 हो जाए, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है। तो देखिए यहाँ पर 16x⁴ यानी 16x³। अब इसी तरह 4x का मल्टीप्लाई 3x³ में करेंगे तो 4 3 12 तो हो ही जाएगा, और साथ साथ x की पावर भी ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई होने पर, x⁴। अब तीसरे स्टेप में आते हैं, जैसे अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, 7 4 28, फिर 7 से 4x² को करते हैं, 7 4 28x², क्योंकि यहाँ 4x² है, यहाँ 7 है, तो 7 4 28 हो जाएगा, और x² उसी तरह से एज इट इज़ वहाँ पे साथ में आ जाएगा। फिर 7 से मल्टीप्लाई किया 3x² को, तो 7 से 3 मल्टीप्लाई होकर 21 बनाता है, और x³ भी एज इट इज़ वापस चला जाए। अब इन नंबर्स को हम देख लेते हैं, 28 है, यहाँ पर 16, यहाँ पर हमें इन दोनों को, हमको पता है कि हमें नंबर ऐड कैसे करने हैं। नंबर ऐड हम इसी तरह करते हैं, ये नंबर्स की तरह हम लोग ऐसे साइड तिक्खा लेके नहीं जाते इसमें, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लेके चलते हैं, जैसे एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, तो हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कट देते हैं, यहाँ पहला नंबर आता है, फिर यहाँ दूसरा आता है, फिर यहाँ पर कट दे करके यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे ये एक गैप बनता है, लेकिन यहाँ पे गैप की ज़रूरत नहीं होती, ये तो बस बना लिखा गया है गैप के जैसा दिख रहा है, मगर इसके ना होने या होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है ये एक पॉलिनॉमियल है, ये एक अलग पॉलिनॉमियल है, और ये एक अलग पॉलिनॉमियल। क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, उनके कोफिशिएंट क्या है। तो एक बार फिर से वो रिवाइज हो जाए आपका। तो देखिए यहाँ पर डिग्री कितनी है, डिग्री ये 5 होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ x। यहाँ पर हमने ढूंढा कि जिसका पॉलिनॉमियल बना हुआ है यहाँ x बेसिस पर बना हुआ है, तो उसकी पावर 5 है, तो पावर 5 हुआ उसका डिग्री होगा। और क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर x⁴ का क्वेश्चन
सॉरी क्वेश्चन कह रहा इसका कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 जो है वो 6 है, यहाँ पर x टू द पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, और यहाँ पर x टू द पावर 2 है, उसका कोफिशिएंट 8 है। बिल्कुल इसी तरह x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट 12, x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट 16, x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट 16। फिर यहाँ पर भी x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट 21, यहाँ पर 28 x स्क्वायर का, और यहाँ 28 एक फिक्स नंबर है यानी कांस्टेंट है। तो दोस्तों अब हम इसे ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, ये चाहे तो आप खुद से ऐड कर लें, बहुत आसान है, क्योंकि हमें बस क्या करना है, 8x स्क्वायर को पकड़ना है, यहाँ पर कोई और स्क्वायर है नहीं, यहाँ पर एक ये 28 स्क्वायर है। अगर हम इनको पकड़ते हैं तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो पहले तो एक काम करते हैं 28 लिख लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। उसके बाद हम आते हैं एक्स स्क्वायर पे, तो 8x स्क्वायर ये है, 28x स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और 28 में ऐड करेंगे आएगा 36, तो यहाँ 36x स्क्वायर। अब बात करते हैं सिर्फ x की, देखते हैं यहाँ पर कहीं और x की पावर है क्या, सिर्फ x की पावर 1 नहीं है, तो हम लिख देते हैं 16x प्लस के साथ, क्योंकि उसके पहले पॉजिटिव का साइन है, अगर नेगेटिव का हो तो 16 के पहले तो हम ये लगाना पड़ता। अब देखिए पावर 1 हो गई, पावर 2 हो गया, पावर 3 को देखते हैं, पावर 3 कहाँ पर है, पावर 3 ये है, पावर 3 ये है, और कहीं कोई पावर 3 नहीं, तो 16x क्यूब 21x क्यूब, अगर इसे ऐड करेंगे हम तो आएगा 7 और 3x क्यूब। देखिए दोस्तों जहाँ वहाँ पर गड़बड़ कर दी मैंने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x क्यूब 37, क्योंकि पूरा ऐड करने पे 37 आया। उसके बाद आती है पावर 4, अब पावर 4 को ढूंढ लें, 4x टू द पावर 4, 12x टू द पावर 4, और कहीं है क्या पावर 4 नहीं है, तो 12x टू द पावर 4 और 4x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 को हम पहले लिख लेते हैं, और 12 4 ऐड करेंगे आएगा 16, प्लस का साइन लगा दें क्योंकि अभी भी नेगेटिव साइन नहीं आया। अब पावर 5 कहीं है क्या इसके साथ की, नहीं कहीं नहीं है, तो अकेला एक 6x टू द पावर 5 आ जाएगा यहाँ पर। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका, ऐड करने पर यही आंसर आएगा। अब डिवीज़न पर ध्यान देते हैं। डिवीज़न थोड़ा सा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से कठिन है, थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए क्योंकि बच्चे मिस करते, समझ नहीं पाते वो x-2 का क्या टेबल पढ़ें, x-2 का भी कहीं टेबल होता है, तो दोस्तों इसमें टेबल नहीं पढ़ना होता, इसमें बस हम लोग पहले वाले को सेट करते हैं। इसमें पहले वाला जो आपके सामने होगा जिसे डिवाइड करना होगा, यानी ये जो कहलाता है ये होता है डिवाइडेंड, तो डिवाइडेंड का पहला टर्म जो होगा इसके हिसाब से सेट कर लेंगे, बाकी जो भी नंबर आता है फ़र्क नहीं पड़ता, आगे जाए और पीछे हो जाए। तो यहाँ पर हमें पता है x है। अब ज़रा सोचें कि x का टेबल कितना पढ़ें कि x स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो x का टेबल हम लोग कितना पढ़ें कि x स्क्वायर के बराबर हो जाए, कि x स्क्वायर हो जाए। सीधी सी बात है, x टाइम पढ़ेंगे तभी तो x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आएगा। तो इसीलिए हमने जब x का टेबल सिर्फ x बार पढ़ा, तो इस x का टेबल जब हमने, तो सिर्फ x का तो पढ़ेंगे नहीं, जब हमने x का टेबल पढ़ा ये पहले को बराबर करने के लिए, तो सिर्फ अकेला x तो है नहीं, ये -2 भी है, तो पूरा के पूरा x-2 को ही टेबल पढ़ा गया x टाइम, मतलब कि x से मल्टीप्लाई हो गया, यानी यहाँ पे आएगा x स्क्वायर और यहाँ आएगा 2x -2x। तो इस तरह से पूरे को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसका टेबल पढ़ते हैं उसका हम पूरे इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का भी टेबल पढ़ा अभी हमने x टाइम, x-2 का टेबल x बार पढ़ा, फिर पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म में भी इस टर्म में भी मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला x² - 2x। अब देखिए यहाँ पर +4 है और यहाँ पर -2x है, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने की वजह से ये नंबर ऐड हो जाएंगे, तो 6x आ जाएगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही माइनस है, तो साइन यहाँ पर जब हम माइनस लगाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला साइन चेंज होता है, हमेशा बस ये याद रखिए। जैसे यहाँ x² है, यहाँ पे +x² है, लेकिन यहाँ प्लस जो है उसको नहीं लेंगे, हम अपना साइन लगाएंगे माइनस वाला, क्योंकि साइन चेंज हो गया, सब्ट्रैक्ट करें इसलिए। तो ठीक है, +4x + 2x 6x आ गया, और x² आपस में कट जाता है जहाँ पे कट्टम लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 4x में से जब 4x और जो 2x ऐड होता है तो 6x जो आता है, तो उसके आगे का भी टर्म तो उतारना होगा, में +3 आया। अब x-2 का टेबल कितना पढ़ें कि 6x आ जाए। अब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर x-2 में x-2 का इस टर्म को 6x कैसे बनाया जाए। ज़ाहिर है इसमें जब तक हम 6 से मल्टीप्लाई ना कर दें, अगर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6x बन जाएगा, और फिर ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये -12 बन जाएगा। ये -12 बना, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, ये तो 6x बन रहा है ना,
हमें जो नंबर चाहिए वो तो बन रहा है ना, और क्या टेंशन है। तो बस हमें पहला टर्म को ही फोकस करना है कि वो पहला वाला उसके बराबर हो जाए किसी तरह। तो जब हमने x-2 को फिर से +6 टाइम टेबल पढ़ा तो 6 × 6x और 6 का मल्टीप्लाई हुआ -2 में तो -12। दोस्तों यहाँ पर फिर से क्योंकि माइनस है हमको साइन चेंज करना होगा, सब्ट्रैक्ट का लगाना होगा, जिसकी वजह से साइन चेंज होगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 3 + 3 और +12 15 आ गया। इन दोनों को ऐड किया गया हम लोगों ने तो 15 आया। और यहाँ पर +6 और -6 कट टर्म हो गया। इस तरह से हमारा रिमाइंडर 15 बचा। अगर आप ऐड चेक करना चाहते तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे 2 से 5 को हम लोग डिवाइड करते, 2 × 2 = 5 आता था, 2 × 2 = 4 आता था और 1 मिलता था, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें करते थे, फिर इसको ऐड करके चेक कर लेते कि हाँ देखें 5 आता है कि नहीं। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों आप x+6 को x+2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, x+2 को x+6 से मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा और उसके बाद ये 15 ऐड कर दीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर एग्जैक्ट यही आएगा, यही आएगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट लगा हुआ, कोई गड़बड़ नहीं इसमें। तो ठीक है दोस्तों, एक और देखते हैं थोड़ा सा बड़ा। y+4 को अब हमें y+4 का टेबल हमें पढ़ना है किसमें, y³ + 3y² + 4y + 8 में। हम लोग अब इसे डिवाइड करने वाले हैं y+4 से, इस लंबे चौड़े पॉलिनॉमियल को। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पहले y⁴ दिखता है, हमें बस सोचना है कि y⁴ कैसे बनेगा। अगर इसमें हम y² से मल्टीप्लाई कर दें तो y⁴ बन गया ना, बस हमारा काम बन गया। वही किया हमने, कितने में मल्टीप्लाई किया, y², यानी हमने y² टाइम टेबल पढ़ा। तो y² जब पढ़ा तो पूरे में y² का मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से y² से y मल्टीप्लाई होकर y³ बनाता है और y² से 4 मल्टीप्लाई होने के बाद 4y² बनाता है। अब देखिए फिर से साइन चेंज होगा, y कट गया और हमारा +3y² - 4y² -y² आया, -y² + 4y ये वाला। सॉरी दोस्तों, खांसी बढ़ रही मेरी। तो y+4 से अब फिर से टेबल पढ़ेंगे y² + 4y में। तो y² कैसे आएगा, y+4 का टेबल कैसे पढ़ें, एक बार और y बार पढ़ देंगे टेबल तो फिर से मल्टीप्लाई होकर के ये y² बना ही देगा, जैसे हर बार हम लोग कर रहे हैं। तो y से y मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे y² आ गया और y से +4 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, सॉरी दोस्तों ये -y से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने पहले से -y पड़ा हुआ है, सॉरी, इसलिए हम लोग -y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -y² और यहाँ पर -4y, जैसे y से मल्टीप्लाई कर देना ये -y रहेगा बस, और कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए y से y कैंसिल हो गया, -y² कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि साइन चेंज हो गया, अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, अब यहाँ पर भी प्लस है तो +4y + 4y 8y हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से y है, अब हम लोग कौन सा टेबल पढ़ें कि ये 8y हो जाए, जाहिर है 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 से मल्टीप्लाई होते 8y बन जाएगा, 8y का फिर 8 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे 4 में। तो देखिए 8y + 8 के नीचे से ये नंबर उतरता है यहाँ पर 8, और 8 से जब ये पूरा ये पूरा जब मल्टीप्लाई होता है y+4 8 से, तो यहाँ बनाता है 8y + 32। अब यहाँ पर देखिए फिर से साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कट हो गया, उसके बाद 8 - 32 देखिए 24 आ गया। इस तरह से जब आप इस सेक्शन का मल्टीप्लाई इस सेक्शन से करेंगे और फिर 24 माइनस जो है उसको उसमें ऐड करेंगे तो आपका एग्जैक्ट यही आंसर आएगा, एग्जैक्ट इतना ही आएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो मतलब कि या तो आपने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ की है या आपने कुछ गलत लिखा है, कहीं ना कहीं मिस किया है। आना चाहिए, कैलकुलेशन सही कीजिए और आपका आंसर एकदम राइट आएगा। तो दोस्तों ये रहा सॉल्यूशन ऑफ डिवीज़न, वो भी पॉलिनॉमियल का। एक बात और कि ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसी तरह के ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जितना ज़्यादा हो सके।